मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहा है या देख रही है वो कभी ना कभी अपने जिंदगी में ट्रेन के अंदर जरूर बैठे होंगे। लेकिन जब आप ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो क्या तब आपको कभी ये डर लगा है कि इस ट्रेन की किसी के साथ टक्कर ना हो जाए, कहीं ये ट्रेन पलट ना जाए या फिर इस ट्रेन के साथ कोई हादसा ना हो जाए? कहीं ना कहीं तो आपको लगा होगा। वहीं 2 जून 2023 को शाम को करीब 7 बजे जब 3 ट्रेन आपस में भिड़कर एक दूसरे से बिखर गई, एक दूसरे से टकराकर तहस नहस हो गई। अब ना ये सिर्फ भीड़ी थी बल्कि इसमें जिंदगियां भी पीसने और खत्म होने वाली थी। और ना सिर्फ जिंदगियां ही पीसी बल्कि न जाने कितने परिवार उजड़े, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो में लगने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको इस पूरी घटना के बारे में समझाने वाला हूँ कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। इंडिया में हुई अब तक रेल हादसे और उसमें हुई मौत के आंकड़ों को देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट 6 जून 1981 को बिहार में हुए ट्रेन दुर्घटना, जब पैसेंजर ट्रेन मानसी से सहरसा जंक्शन जा रही थी, जो बागमती नदी पर अचानक से ट्रेन का पटरी उतरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें 800 लोगों की मौत हो गई। 20 अगस्त 1995 दिल्ली को जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद से 2:46 पर निकलती है। हालांकि इसके पीछे एक और ट्रेन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो पुरी से दिल्ली के लिए निकली थी, लेकिन तभी कालिंदी एक्सप्रेस के लोको पायलट SN सिंह को ट्रैक पर एक नीलगाय खड़ी देखी। जब तक कुछ हो पाता वह नीलगाय ट्रेन से टकरा गई और ब्रेक क्षतिग्रस्त होने की वजह से वह ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी। तभी पीछे से आ रही 70 किलोमीटर/आवर के स्पीड से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को ट्रैक को क्लियर बताया गया था और आगे जाकर यह ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 358 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इन ट्रेन के घटनाओं में से एक कहीं ज्यादा दिल को दहला देने वाली दुर्घटना ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट है, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि भारत के ही उड़ीसा राज्य में जाना पड़ेगा। देखिए, ये है इंडिया का मैप और इसके अंदर है ओडिशा और ओडिशा के अंदर है बालासोर डिस्ट्रिक्ट और बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन है। अब देखिए, होता ये है कि 2 जून 2023 को 3:20 पर ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन से निकलती है और इस ट्रेन को अगले दिन यानी 3 जून 2023 को 4:50 पर चेन्नई पहुंचना था। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन नंबर 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो बेंगलोर से एक दिन पहले यानी 1 जून 2023 को 10:35 पे ऑलरेडी बेंगलोर से निकल चुकी थी और इसको 2 जून 2023 को शाम के 3:20 पे हावड़ा जंक्शन पहुंचना था। अब देखिए, इन दोनों ट्रेन की टाइमिंग ऐसी थी कि दोनों ट्रेन बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पे मिलती ही नहीं, लेकिन हावड़ा एक्सप्रेस के 2.5 घंटे लेट हो जाने की वजह से इन दोनों ही ट्रेन की जो टाइमिंग थी बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पहुंचने की, वो अब सेम हो जाती है। ये दोनों ट्रेन अपने अपने टाइम पे निकलती हैं और इन दोनों ही ट्रेन को बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पे रुकना ही नहीं था, बल्कि इन दोनों ही ट्रेन को जिस ट्रैक पर चले जा रहे थे उसी ट्रैक से इनको अपनी गाड़ी फुल स्पीड से लेकर जानी है, क्योंकि इन दोनों ही ट्रेन के स्टॉपेज स्टेशन के अंदर बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन नहीं था। मतलब बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन से अपनी गाड़ी या फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस को स्पीड में निकालनी थी। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर गाड़ी को फुल स्पीड में क्यों निकालते हैं? क्योंकि कोई ट्रेन जिसे स्टेशन पे रुकना नहीं है, कोई भी एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन जो ऐसे छोटे मोटे स्टेशन पे इसलिए नहीं रुकती ताकि पैसेंजर्स डरने की कोशिश ना करें। और इसीलिए यहाँ पर हिदायत थी कोरोमंडल के लोको पायलट को कि बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन से वह ट्रेन स्पीड में लेकर जाएगा और इसीलिए 6:50 से ही लोको पायलट ने कोरोमंडल एक्सप्रेस के स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया था और 5 मिनट बाद ही बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन आने वाला था। इस स्टेशन के पास 2 लूप लाइंस थी, लेकिन उसे ये भी पता था
कि स्टेशन की लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी है और ये कंफर्म हो चुका था कि उसका ट्रैक क्लियर है। यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट ने सिग्नल की ओर देखा तो प्रॉपर ग्रीन था, मतलब ट्रैक क्लियर था। इसलिए वो अपनी फुल स्पीड यानी 128 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस जगह जहां ट्रेन अपनी पटरी बदलती है, जिसे रेलवे के लैंग्वेज में पॉइंट बोला जाता है, लेकिन ट्रेन अपनी पटरी नहीं बदल पाई और इस जगह पर कुछ ऐसा हुआ कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी पटरी से उतर गई, पलट गई और मालगाड़ी से टकराकर बिखर गई, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे दूसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा एक्सप्रेस के डिब्बे पर लगते हैं, जिससे हावड़ा एक्सप्रेस भी पटरी से उतर गई और डिब्बे भी पलट गए। हावड़ा एक्सप्रेस के टकराने की वजह से और भी लोगों की मौत हो गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1250 पैसेंजर्स मौजूद थे, वहीं हावड़ा एक्सप्रेस में 1039 पैसेंजर्स थे और इस एक्सीडेंट की वजह से 298 लोगों की जान चली गई थी और 1000 इंज्योर्ड थे। यह ट्रेन एक्सीडेंट करीब शाम को 7 बजे हुआ। उसके कुछ देर बाद ही एनडीआरएफ की टीम, जिसमें से 300 रेस्क्यूअर्स थे, वो वहां पहुंच जाते हैं। थोड़े ही देर में वहां मेडिकल टीम भी पहुंच जाती है और सबसे बढ़िया काम तो वहां के लोकल्स ने किया। उस वक्त उस एरिया में मौजूद लोग एक्सीडेंट प्लेस पे तुरंत ही पहुंच गए और उन लोगों की मदद की। 1900 लोगों को ओडिशा के 12 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ले जाया गया और काफी ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट भी किया। सुधांशु मणि, जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी इंडिया की वंदे मातरम ट्रेन को बनाने में, उन्होंने कहा था कि ट्रेन का पायलट कंट्रोल नहीं कर सकता कि ट्रेन किस ट्रैक पर है, बल्कि ये ट्रैक ही डिसाइड करती है कि ट्रेन कहां जाएगी। तो वहीं कई रेलवे एक्सपर्ट ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाखों बार यूज होता है इंडिया में डेली, लेकिन इस बार इसमें क्या चूक हो गई, और चूक क्या इस बार ही हुई है कि चूक होती ही रहती है, पर इस बार दुर्घटना हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बहनागा के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एसबी मोहांटी वो उस वक्त एक्सीडेंट साइट से भाग गए, लेकिन ये इतनी सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको शायद ये लगा होगा कि अब उनकी जान को खतरा है। अगर हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की माने तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर ने कहा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मानना है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेलियर था, जो कि एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम है जो ये डिसाइड करता है कि ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी। जया वर्मा सिन्हा, जो रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं, वे ये कहती हैं कि ये सिस्टम एरर प्रूफ है। It is supposed to be error proof. कहा जाता है कि अगर ये सिस्टम फेल भी हो जाए तो सिग्नल रेड हो जाना चाहिए ताकि लोकोमोटिव पायलट अपनी ट्रेन को रोक सके। एक्सपर्ट की माने तो ये सिस्टम लाखों बार यूज होता है हर दिन इंडिया में, तो फिर क्यों ये सिस्टम इस बार फेल हो गया, और इन्होंने क्यों कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2005 में गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में साबरमती एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से क्रैश कर गई थी, लेकिन उस गलती को लूप लाइन में ले लिया गया। आज तक हमें ये पता नहीं चल पाया है कि ऐसा क्यों हुआ, और जया वर्मा सिन्हा कहती हैं 1.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। एक चीज जो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि दोनों ही ट्रेन्स नए तरीके के ट्रेन्स थी। उनमें थे 9 LHB कोच। LHB जर्मन कोच है जिसकी सेफ्टी बहुत ज्यादा है, जबकि ICF पुराने कोचेस हैं जिनकी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी भी अच्छी नहीं है। LHB कोचेस में एक एंटी टेलीस्कोप सेफ्टी डिजाइन है, जिसमें क्या होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन के पिछले कोचेस आगे के कोचेस से अलग हो जाते हैं ताकि पीछे के कोचेस का इम्पैक्ट ना हो और वो भी एक्सीडेंट में शामिल ना हो, और इसी टेलीस्कोप की वजह से कई लोगों की जान भी बची। अगर ये टेलीस्कोप नहीं होता तो ये सारे कोचेस एक्सीडेंट के तरफ चले जाते और एक के ऊपर एक आ जाते, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। एक पैसेंजर ने कहा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि कवच सिस्टम का क्या हुआ, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे धूमधाम के साथ लॉन्च किया था। दरअसल कवच सिस्टम दोनों ही ट्रेन्स में नहीं था जो इस एक्सीडेंट में शामिल थे। रेलवे मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि अगर वो सिस्टम इस ट्रेन में इन्वॉल्व भी होता तो वह इस ट्रेन को एक्सीडेंट से नहीं रोक पाता। क्यों? चलिए इसके बारे में जानते हैं।
ये है कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसको गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत 2.0 ट्रेन में लगाया गया था। दरअसल यह एक मेक इन इंडिया सेफ्टी सिस्टम है, जिसके वजह से इंडिया में 0 ट्रेन एक्सीडेंट होंगे। इस सिस्टम को डेवलप किया गया था रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पॉइंट ने पटरी का डायरेक्शन लूप की तरफ कर रखा था। बस यही दिक्कत हुई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के हिसाब से ये असंभव है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने भी यही कहा था। और इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस के केस में भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के लॉजिक कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए थे कि पहले पॉइंट मशीन के द्वारा सेट किए गए ट्रेन के पटरी का डायरेक्शन चेक किया जाए, जो कि लूप लाइन से कनेक्ट था, और लूप लाइन की ऑक्यूपेंसी चेक की जाए, और ऑक्यूपेंसी चेक करने पर इस सिग्नल को रेड होना चाहिए था। लेकिन हमने आपको यह पहले ही बता दिया है कि यह सिग्नल पायलट के हिसाब से ग्रीन था। अगर बात करें कवच सिस्टम की, तो ये दोनों ही ट्रेन्स में इन्वॉल्व नहीं था जिनका एक्सीडेंट हुआ। अब यहाँ पर ये 100 बात एक ही बात की ओर इशारा करती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हुई है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट के तरफ से इस ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर जांच शुरू कर दी गई है, जो ये पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि आखिर यहाँ पर दिक्कत क्या हुई थी, कैसे यह सदी का सबसे बड़ा और रेलवे इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा दुर्घटना हो गया। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मुझे कोई जरूरत नहीं इस वीडियो पर लाइक वाइक की। लेकिन हाँ, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता लगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था।